हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज के अपने सेशन में अपन लोग देखेंगे ज्योग्राफी का ये जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट का 2005 में, दिसंबर 2005 में ये पेपर हुआ था, इसको डिस्कस करेंगे। और साथ में ही जो 2006 में पेपर हुआ था उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कितने हैं, टोटल 50-50 है। तो आपका जो पेपर टाइम है अब इतना ज्यादा नहीं रहा है, 9 दिन रह गए हैं। तो इसलिए आप लोग क्या है, एक दिन में 2 से 3 पेपर 4 पेपर जितने हो जाए उतने सॉल्व कर लीजिए। तो यही हम भी कोशिश करेंगे, एक दिन में आप लोगों को 3 से 4 पेपर सॉल्व हो जाए, तो इसी की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड पहले से बने हुए हैं तो अपने क्या करेंगे, इसको सेशन को लाइक करेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में धूल के कण है, उन पर जल वाष्प का जो संघनन होता है, संघनन से किस सूत्रपात का आरंभ होता है। यानी कि जब वायुमंडल होती है उसमें धूल के कण होते हैं, छोटे बड़े जो कण होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, जल वाष्प होता है, यानी कि उसमें संघनन की क्रिया होने लगती है। तो उसका परिणाम क्या निकलता है, कोहरा बनता है, ओले पड़ते हैं, तुषार होता है या फिर मेघ होता है। तो इसका ये परिणाम चारों हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं दिया गया है, आप इसको नॉलेज के लिए रख लेंगे कि ये चारों ही इसके परिणाम होते हैं, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। गैस तथा वाष्प के अलावा वायुमंडल के कुछ सूक्ष्म ठोस कण भी होते हैं जो कि इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी स्थिति का कारण होता है वायुमंडल में अनेक घटनाएं घटती रहती हैं। सूर्य से आने वाला जो किरण होता है उनमें प्रकीर्णन इन्हीं के कारण होता है, यानी कि जो धूल कण वायुमंडल में स्थित होते हैं वो ही क्या करते हैं, जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको फैलाते हैं, जिसके कारण आकाश का जो रंग दिखाई देता है वो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय में गौधूल के स्थान यानी कि नयन विराम रंग संभव होता है। यानी कि ऐसा एक आप लोगों को मिट्टी जैसा कलर देखने को मिलता है, हल्का हल्का पीला सा, पीला भी नहीं होता है, मतलब क्रीमी टाइप का कलर देखने को मिलता है। नमक तथा जो धुएं के कण होते हैं जल वाष्प को आकृष्ट करने के लिए आदतग्राही नाविक हुआ करते हैं। चारों तरफ संघनन के कारण जल बूंदों का निर्माण होता है, वर्षा होती है, कोहरा बनता है, बादल बनता है, ये सब क्या होते हैं, इन्हीं का परिणाम या फिर प्रतिफल होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, समुद्र तल से, जलवायु से, समुद्र के जीवों के अवशेष से या फिर महाद्वीपों से। सबसे ज्यादा जो समुद्र है उनमें लवणता पाई जाती है महाद्वीपों से मिलती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति महाद्वीपों से होती है। सागरीय लवणता का मुख्य जो स्रोत होता है वो पृथ्वी ही है। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, क्रस्ट का निर्माण हुआ। उस समय क्रस्ट में क्या पाए गए, लवण की मात्रा बहुत अधिक थी। क्रस्ट का विघटन हुआ तथा वियोजन के कारण अपरदन के कारकों के द्वारा लवण सागर में पहुंचने लगे। स्पष्ट है कि जो समुद्र में अधिकतम लवणता है उसकी उत्पत्ति महाद्वीपों से ही हुई है। इसके अलावा लवणता को प्रभावित करने वाले और भी कारक होते हैं, जैसे कि वाष्पीकरण हो जाएगा, ज्यादा वाष्पीकरण हो गया तो भी क्या हो जाएगा, लवण नीचे जाता रह जाता है समुद्र में। स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है, पवनों की दिशा एवं प्रकृति, नदी जल की मात्रा, समुद्री धाराएं, ये सब क्या करती हैं, लवणता को प्रभावित करने वाली क्रियाएं होती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस प्रक्रिया के द्वारा सूर्य की ऊर्जा शक्ति पृथ्वी के चारों ओर प्रवाहित होती है। कौन सी ऊर्जा लगती है उसमें, महासागरीय लहरें हैं, पवन है, ज्वार है या फिर टोर्नेडो है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य की ऊर्जा शक्ति जो कि पृथ्वी के चारों ओर प्रवाहित होती है वो हो जाएंगी यहाँ पे महासागरीय लहरें, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। जो महासागरीय लहरें होती हैं उनके द्वारा सूर्य की ऊर्जा शक्ति पृथ्वी के चारों ओर में प्रवाहित होती है। ये लहरें पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। टोर्नेडो इसका आकार एवं विस्तार की दृष्टि से सभी वायुमंडलीय तूफानों में सबसे छोटा होता है। टोर्नेडो ये क्या है, एक चक्रवात है, परंतु प्रभाव की दृष्टि से सबसे प्रलयकारी होता है, प्रचंड होता है, ये भी याद रखेंगे। जो टोर्नेडो होता है प्रचंड रूप से घूर्णन करती हुई वायु के सिस्टम होते हैं, जिनमें ऊपरी वायु धरातली सतह की वायु को तीव्र गति से ऊपर खींचती है, जिसके कारण जो उत्थापित है वायु के फलस्वरूप संवहनी अस्थिरता यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़िए। समुद्र की सतह पर किस प्रकार के सेल का अत्यधिक बाहुल्य है। समुद्र पर कौन सी सेल ज्यादा पाई जाती है, कायांतरित है, द्वितीयक है, अपसादी या फिर आग्नेय है। तो जो समुद्र की सतह है इस पर सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। व्याख्या देख लीजिए, जिनकी समुद्र की सतह पर सबसे ज्यादा आग्नेय सेल मिलती है।
मध्य महासागरीय कटक के द्वारा निरंतर समुद्री सतह का विस्तार होता रहता है, जिससे कि अनवरत रूप से मैग्मा तथा जो लावा है वो निकलता रहता है। जब मैग्मा और लावा निकल रहा है तो उसके साथ में चट्टानें कौन सी निकलेंगी? आग्नेय ही निकलेंगी। ठीक है। समुद्री सतह का जो सर्वाधिक विस्तार हो जाएगा वो आग्नेय शैल का हो जाएगा। आग्नेय शैल जो होती है काफी कठोर होती है, रवेदार होती है, और ये चट्टानें परतों में नहीं पाई जाती, क्योंकि इनका फॉर्मेशन इतनी जल्दी होता है कि परत बन ही नहीं पाती है, एक साथ ये निकलती है जमीन से। आगे बढ़िए। किस प्रकार की जलवायु अवस्था में अपरदन की गति अति शीघ्र होती है? उष्ण और आर्द्र में, शीत और शुष्क में, उष्ण और शुष्क में, शीत और आर्द्र में। तो जो जलवायु अवस्था है इसमें अपरदन की गति सबसे फास्ट होती है वो हो जाएगी उष्ण और आर्द्र हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़िए। सीप की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, लहरों के द्वारा, वायु से या फिर सरता से? तो जो सीप बनता है ये वायु के द्वारा बनता है। ठीक है। सीप को स्तूप समूह या फिर स्तूप माला या फिर स्तूप श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। सभी नामों को याद रख लेंगे। आगे बढ़िए। प्रत्यनुवर्ती सरता बहुधा किस दिशा में बहती है? मूल अनुवर्ती सरता की दिशा में, या फिर जो मूल अनुवर्ती सरता है उसके विमुख दिशा में। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जो प्रत्यनुवर्ती है ये कहाँ पे बहती है? जो अनुवर्ती सरता होती है उसके विपरीत चलती है ये। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। भूमध्य रेखा में जो ध्रुव बिंदु है उसको गतिशील धरातल हवा को काल्पनिक विश्वव्यापी रूप क्या है? इनको अपन लोगों को सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले डोलड्रम्स आते हैं। डोलड्रम के बाद में यहाँ पे व्यापारिक हवाएं आ जाएंगी। उसके बाद में पूरी पूर्वी हवाएं हैं, और उसके बाद में सॉरी पश्चिमी हवाएं हैं, और पश्चिमी के बाद में पूर्वी हवाएं हो जाएंगी। ठीक है। ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा। आगे बढ़िए। वे पौधे जो एक ऋतु में जीरोफाइट रूप का व्यवहार करते हैं और दूसरे ऋतु में हाइड्रोफाइट के रूप का व्यवहार करते हैं, उनको कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है ट्रोपोफाइट्स। ठीक है। ये जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट दोनों प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो समुद्र तल है उस पर हवा का दबाव कितना होता है? हवा का जो दबाव होता है वो 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खुले समुद्र में उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार पाया जाने वाला अंतर कितना होता है? अंतर पूछा गया है, कितना अंतर होता है? 1.0 मीटर है, 1.5 मीटर है, 0.5 मीटर है, या फिर 2.5 मीटर है। यहाँ पे भी ऑप्शन ठीक नहीं दिया गया है कोई भी, लेकिन आप इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। खुले समुद्र में उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार पाए जाते हैं, और इनमें जो अंतर होता है 6 मीटर यानी कि 2 फीट होता है। सूर्य तथा चंद्रमा की जो सापेक्ष स्थिति होती है इनमें परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में होते हैं, तो इस स्थिति को कहा जाता है युति व्युति, या फिर इसको सिजकी कहा जाता है। यानी कि ये हो गया आप लोगों का सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, और ये हो गया क्या? चंद्रमा। तीनों एक ही सीध में है, तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी? सिजकी की या फिर युति एवं व्युति की हो जाएगी। प्रत्येक मास के जो शुक्ल पक्ष होता है तथा जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी सप्तमी को, अष्टमी को सूर्य तथा पृथ्वी और चंद्रमा समकोणिक में होते हैं। यानी कि सूर्य है, पृथ्वी है, और जो चंद्रमा ये एक समकोणिक स्थिति में होते हैं। तो यहाँ पे स्थिति कैसी बनती है? ये अमावस्या के दिन बनती है, और इस स्थिति में निम्न ज्वार आता है। कौन सा आता है? निम्न आता है। ठीक है। और जो उच्च ज्वार आता है वो पूर्णिमा के दिन में आता है। इतना आप याद रख लेंगे। ठीक है। आगे बढ़िए। इजिप्ट नील नदी का दिया हुआ उपहार है, ये वक्तव्य किसका है? तो ये कहा था हेरोडोटस के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इनके बारे में और भी जान लीजिए। जो हेरोडोटस है इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना था, और इन्होंने डैन्यूब नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी बताया हुआ है, ये भी याद रखेंगे। इनमें से कौन सा देश है जो कि सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे म्यांमार हो जाएगा, जो कि सार्क का देश नहीं है, सदस्य देश नहीं है। ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। सार्क पूरी अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है ये। सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर के बीच में 1985 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है,
और इसके सदस्य देश देखे जाए तो भारत हो जाएगा, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। टोटल कितने देश हैं? 8 देश हो जाएंगे जो कि सार्क देश के सदस्य हैं। आगे बढ़िए। बांटू जनजाति पाई जाती है, कहाँ पे है ये? दक्षिण अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में, सहारा के उत्तर दिशा में, या फिर पश्चिम अफ्रीका में। तो जो बांटू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। किर्गिज खानाबदोश पाए जाते हैं सहारा मरुस्थल में, कांगो बेसिन में, मध्य एशिया में, या फिर सऊदी अरेबिया में। ये जो किर्गिज पाए जाते हैं ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। किर्गिज खानाबदोश है, ये याद रखिए। किर्गिज होते कौन है? ये खानाबदोश होते हैं जो कि मध्य एशिया के ऊंचे पठारी भूभागों में निवास करते हैं। इनके प्रांत का नाम किर्गिजिया है, जो कि पूर्व जो सोवियत संघ है उसका राज्य है। किर्गिज क्षेत्र के निवासी की भूमि विषम स्थलाकृति की दर होती है। यह क्षेत्र एशिया महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित होता है, जो कि महासागरों से बहुत दूर होते हैं। और इन लोगों का प्राचीन काल से ही मुख्य उद्यम क्या होता है? पशुपालन होता है। यानी कि शुरू से ये कौन सा कार्य करते आ रहे हैं? पशुपालन करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। किर्गिज जनजाति के निवास क्षेत्र में प्राकृतिक घास के बड़े बड़े चारागाह आते हैं, और इसी के कारण लोगों के पास में क्या होते हैं? भेड़ होते हैं, बड़े बड़े झुंड होते हैं, दूध देने वाले पशु होते हैं इनके पास में, गायें होती हैं, याक होते हैं। किर्गिज लोगों के जो वस्त्र होते हैं वो ऊन के तथा खाल के बने होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? कौन सा हो जाएगा? तेल है, भूमि है, कोयला है, लोहा है। यानी कि नवीकरणीय एक बार यूज करने के बाद में आप फिर से उसको तीव्र गति से जल्दी से रीयूज कर सके। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। भूमि कैसा हो जाएगा? एक नवीकरणीय का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। गंगा सिंधु का जो मैदान है उसका उर्वर होने का कारण पूछा गया है। क्यों वो उर्वर है? ठीक है, खारी परत है वहां की, अगर खारी परत होती तो वो उर्वर नहीं होता। ज्वालामुखी मलबा होता तो भी वहां पे फसलें पैदा नहीं होती। कायामिन सेल होती तो भी नहीं होता। यहाँ पे क्या है? एल्यूविलियन की जो परिवहित जलोदक है, इसी के कारण वो उर्वर मैदान है। क्योंकि कारण क्या है उसका? वहां पे नदियां हैं, नदियां अपना अवसाद लेकर के आती हैं और उनका निक्षेपण कर देती हैं। और हर साल यहाँ पे हर मौसम में मिट्टी और जो अवसाद होते हैं वो नए होते रहते हैं, जलोढ़ नई मृदा बनती रहती है, जिसके कारण कि ये क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से पौधे हैं जो कि काष्ट नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? लेना में, जड़ी में, झाड़ी में एवं वृक्ष में। तो ये जो जड़ी होती है इसमें काष्ट नहीं होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। किस राज्य में सिंचाई के लिए नहर प्रणाली की सबसे अधिक लंबाई है? कौन सा राज्य हो जाएगा जहां पे नहर प्रणाली सबसे ज्यादा है, लंबाई अधिक है? तो वो हो जाएगा आप लोगों का उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए जो नहर प्रणाली है सबसे अधिक लंबाई है। और नहर सिंचाई भारत में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। भारत की जितनी भी भूमि है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जिनका कि 40% भाग है वो किससे सिंचाई किया जाता है? नहरों से किया जाता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, याद कर लेंगे। आगे बढ़िए। कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास के लिए एक प्रवासी कारक है? क्यों जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में चले जाते हैं लोग, उनका कारण पूछा गया है। आंतरिक संघर्ष है, अत्यधिक स्वतंत्रता चाहिए उन लोगों को, या फिर विदेश में अधिक पारिश्रमिक है। यानी कि विदेश में वो लोग जाना चाहें तो वहां पे जो श्रम करते हैं उसके जैसा जितना वो श्रम यहाँ पे करेंगे उतना ही अगर किसी अन्य देश में करेंगे तो उनको पैसा ज्यादा मिलेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रवास कर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से आवश्यक है क्योंकि लोग क्या है? अधिक पारिश्रमिक पा सकते हैं, अच्छे कार्य के लिए प्रवसन कर सकते हैं, छोटे परिवार के मानक को अपना सकते हैं, या फिर जो प्राकृतिक संसाधन है उनको विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से किस लिए आवश्यक है? तो उनका सबसे मेन क्या हो जाएगा कि वो लोग प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं, उन्हीं में एक ऐसी शक्ति है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन विकसित हुआ है, कहाँ पे हुआ ये? मानसून प्रदेश में, सवाना प्रदेश में, साहिल प्रदेश में एवं प्रेयरी या फिर स्टेपी प्रदेश में। तो जो व्यापारिक प्रदेश है वो हो जाएगा आप लोगों का प्रेयरी और स्टेपी प्रदेश है, यहाँ पे व्यापार के लिए पशु का पालन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। मंगोलैंड प्रजातियां प्रमुख रूप से पाई जाती है कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, पूर्वी एशिया में, पश्चिम अफ्रीका में या फिर पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, तो जो मंगोलैंड प्रजाति है ये पाई जाती है पूर्वी एशिया में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। मंगोलैंड जो प्रजाति है मुख्य रूप से पूर्वी एशिया में पाई जाती है। मंगोलैंड प्रजाति का एशियाई अमेरिकी प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। ग्रिफिथ टेलर है, इनके अनुसार ये सबसे नवीन और बाद की यानी कि अल्पाइन प्रजाति है, सबसे नई प्रजाति इसको माना जाता है, जो कि इतिहास के आरंभिक काल में एशिया के विशाल केंद्रीय भाग में रहती थी। बाद में पश्चिम में चली गई, तुर्किस्तान पूर्व में महाद्वीपीय तटों तक फैल गई। जो मंगोलैंड प्रजाति है इसके अंतर्गत संपूर्ण मानव जाति का 1/3 से अधिक भाग सम्मिलित है, जिसमें से आधे लोग कहाँ पे हैं? चीन में हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ये किसने कहा हुआ है? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा ये कहा गया है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से कोल क्षेत्र के कोयले की तहों में मीथेन गैस के व्यापारिक दोहन की अधिक संभावना की पहचान की गई है? कहाँ पे की गई है ये? झरिया में, कान्हा घाटी में या फिर तालवर में या फिर गोदावरी घाटी में। तो यहाँ पे कोयले की जो तह है मीथेन गैस के व्यापारिक दोहन की अधिक संभावना पहचान की गई है, वो गोदावरी घाटी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि के लिए किस प्रकार का केंद्रीय मापन उपयोग होता है? कौन सा मापन किया जाता है? यहाँ पे गणितीय माध्य है, हार्मोनिक माध्य है, जियोमेट्रिक या फिर माध्यिका है। किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि के लिए पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सिंपली गणितीय माध्य होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गणितीय माध्य होता है, इसको ही समांतर माध्य भी कहा जाता है। इस माध्य की गणना विधि सरल होती है, सदैव निश्चयात्मक होती है। माध्य का बहुलक के विपरीत गणितीय माध्य श्रेणी के सभी जो मूल्य होते हैं उन पर आधारित होती है। अपने विशिष्ट जो बीजगणितीय गुण हैं उनके कारण सांख्यिकीय विश्लेषण की अनेक विधियां जैसे कि अपकिरण, विषमता है, सहसंबंध है, इन सभी में काफी उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्था स्थित है, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर हैदराबाद में। तो जो राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्था स्थित है ये हैदराबाद में है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। मंगोलैंड जनजाति खासी विशेषकर कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आप लोगों के मेघालय राज्य में। ठीक है, जो खासी जाति है इसका पेशा क्या है? सीढ़ीदार जो खेत होते हैं इनमें ये कृषि करती है, जो कि नदी घाटियों की और चौरस घाटियों में होता है। भारत में अंग्रेजी जो अंग्रेजी होता है राज्य है उसके समय से ईसाई मत के प्रचारकों ने बहुत से खासी आदिवासियों को ईसाई बना दिया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट इनका यही है कि क्या क्या करते हैं लोग? तो ये खेती करते हैं, वो भी सीढ़ीदार। आगे बढ़िए। किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति की जनसंख्या का जमाव न्यूनतम पाया जाता है? न्यूनतम कहाँ पे है? जनजातियों की जनसंख्या का पूछा गया है तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो जनजाति पाई जाती है ये मेजो है, डफला है, अप्तानी है। ठीक है, आगे बढ़िए। चाय के बागान कहाँ पे विकसित किए जाते हैं? कहाँ पे किए जाते हैं? विषुवतरेखीय प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल में या फिर उपोष्ण घास के स्थल में। तो जो चाय के बागान मिलते हैं आप लोगों को वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। देख लीजिए कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। चाय के बागान के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान चाहिए होता है। बरसात की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए, लेकिन ये वर्षा इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, बह जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो भुरभुरी मिट्टी चाहिए। चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य में अगर देखा जाए तो असम हो जाएगा। असम के बाद में पश्चिम बंगाल है, उसके बाद में तमिलनाडु और केरल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। साल व टीक सामान्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? विषुवतरेखीय वनों में, मानसून वनों में, मैंग्रोव में या फिर सवाना में। जो साल है और टीक है इनके वृक्ष पाए जाते हैं मानसून वनों में। ठीक है,
इनको अगर वर्षा की बात करें, यानी इनको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी वन भी इनको कहा जाता है। वर्षा इनको 100 से 200 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाती है और इन वनों का विस्तार मिलता है गंगा के मध्य जो निचली घाटी है, भावर जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इनके भागों में पाए जाते हैं। इन जो साल टीक के अलावा सागवान है, शीशम है, चंदन चंदन है और जो आम है, ये भी इसी प्रकार के वन हो जाएंगे, मानसून वनों के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। विश्व में जो खजूर है, खजूर का मुख्य निर्यातक हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, खजूर के प्रमुख निर्यातक में ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ईरान हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए इसको। जनजातीय लोगों का स्थानांतरणीय कृषि मुख्य रूप से की जाती है, क्यों की जाती है, कारण इसका पूछा गया है। बताइए, मृदा की उर्वरता कुछ वर्षों के उपरांत कम हो जाती है या फिर कुछ वर्षों के उपरांत वन पुनः स्थापित कर लेते हैं, लोग प्रवासिक जीवन को चाहते हैं, पुनः उर्वरता प्राप्त करने के लिए भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। देखिए, कारण इसके सभी सही दिए गए हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये लोग, इसका पूछा गया। तो यहाँ पे सबसे फिर जो सटीक आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि जो जो जनजातीय लोग होते हैं वो क्या पसंद करते हैं, प्रवासिक जीवन को पसंद करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, स्थानांतरणीय कृषि करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। किसी भी प्रदेश में संसाधन का विकास मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर, जनसंख्या के घनत्व पर, प्राकृतिक पर्यावरण पर, लोगों की आवश्यकता और महत्वाकांक्षाओं पर, पूंजी की उपलब्धता पर। कोई भी प्रदेश है, इसमें संसाधन का विकास क्या भूमिका निभाएगा, कैसे निर्भर करेगा, वो करेगा लोगों की आवश्यकता क्या है और उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, उसी पर वो सबसे ज्यादा निर्भर करता है। व्याख्या इसकी देख लीजिए, व्याख्या वैसे इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना समझ ही जाते हैं। चलिए, यहाँ पे ये कुछ दिए गए हैं, इनको मिलाना है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। प्रति चक्रवात ये दिया था आप लोगों के गाल्टन महोदय ने। ठीक है, ए का हो जाएगा थर्ड। जो क्षरण के आधार तल का सिद्धांत है ये दिया हुआ है गिलबर्ट के द्वारा। पेडोकास एवं पेडाल्फर ये दिया हुआ है मार्बट के द्वारा। और जो आपका बसालक शेपिंग है ये दिया गया है जॉनसन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का थर्ड हो जाएगा, बी का बी सेकंड ही है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, जो प्रति चक्रवात है ये दिया हुआ है गाल्टन ने, चरण का आधार तल है ये दिया हुआ है गिलबर्ट ने, और पेडोकाल्स में पेडाल्फर दिया हुआ है मार्बट के द्वारा, और जो बसाल शेपिंग है ये जॉनसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे पढ़िए। कॉन्ग्लोमरेट चट्टान है, इसमें क्या अप्रासंगिक है, परिवहन, नदी, कायांतरण या फिर संपीड़न। तो जो कॉन्ग्लोमरेट होता है इसमें अप्रासंगिक हो जाएगा, कौन सा नहीं होता है यहाँ पे, कायांतरण नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें क्या होता है, कायांतरण का अभाव पाया जाता है, इसकी कमी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मृदा प्रकारों को उनके तहों में मोटाई के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो करिए इनको व्यवस्थित, पहले हो जाएगा यहाँ पे चरणोजम मृदा आएगी, ये सबसे मोटी होती है। इसके बाद में यहाँ पे चेस्टनट मृदा आ जाएगी, यानी कि दूसरे नंबर पे ये हो जाएगी। तीसरे पे यहाँ पे लेटराइट हो जाएगी और चौथे पर एलुवियल एलुवियल हो जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो चलिए मिला लीजिए इनको। मोनार्मी यानी कि जो ब्रेकर्स होते हैं ये उद्भावन होते हैं। भाटा धाराएं जो कि समुद्री दिशा में, भाटा धाराएं जो कि समुद्र तटीय उठान होता है, समुद्री वेदिका है, और जो प्रलय द्वीप है, ठीक है, प्रवाल द्वीप हो जाएगा। जो भाटा धाराएं होती हैं वो समुद्री दिशा में बहाल होता है। सामुद्रिक वेदिका यानी कि टेरेस की बात कर रहा है तो ये समुद्र तटीय का उठान हो जाएगा। प्रवाल द्वीप की बात कर रहा है तो यहाँ पर ये प्रवाल भित्ति हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। सूची एक सूची दो को यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है, तो चलिए कर लीजिए इनको भी। आइसो हेलाइन है, आइसो बॉल है, आइसो हाइट है एवं आइसो बार है, ये इनके
यंत्र है मापन के। तो जो आइसो हेलाइन है ये क्या करती है, लवणता का मापक होती है। आइसो बाल होती है जो कि गति का मापक होती है। आइसो हाइट जो कि वर्षा की मापक होती है, और आइसो बार जो कि दबाव की मापक होती है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और है यहाँ पे, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। लेपीज है, सिंकहोल्स है, फिल्सेनीर है एवं सर्क है। ये स्थलाकृतियां हैं, कैसे कैसे बनती हैं इनको देखा गया है। लेपीज का हो जाएगा यहाँ पे बोगाज हो जाएगा। सिंक होल जो बनते हैं ये, इसका हो जाएगा एवेंस। जो फिल्सेनमीर है इससे बनता है हाइड्रोफ्रैक्चरिंग, और जो सर्क बनता है सर्क का हो जाएगा कोरी। ऑप्शन जो सही होगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। रात का टाइम है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इतना आराम आराम से धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि शादी का टाइम चल रहा है, और जो हमारा घर है वो बिल्कुल जो मैरिज गार्डन होता है उसके बगल में है। तो उस टाइम डीजे वीजे चलता है तो बहुत शोर होता है। और अभी क्या, अभी घर वाले सो रहे हैं तो मैं इतना तेज भी नहीं बोल सकती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। अभी क्या है, रात के बज रहे हैं इस टाइम 12:30। ये जो क्लास खत्म होगी तब तक 1 या 1:30 बज सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का एग्जाम भी करीब है तो इसमें भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वैसे ही 2 से 3 दिन की छुट्टियां हो चुकी हैं। चलिए, कथन और कारण पढ़िए इनमें। स्थल मंडल जो कि स्टेनोस्फियर जो कि उसके नीचे स्थित है, दबाव की स्थिति में व्यवहार में अंतर के आधार पर विभेदित किया जाता है। ये किसकी बात कर रहा है, स्थल मंडल की, यानी कि स्टेनोस्फियर जो कि नीचे स्थित है, दबाव की स्थिति में व्यवहार के अंतर के आधार पर विभेदित किया जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि जो स्थल मंडल होता है वो कठोर है, किंतु स्टेनोस्फियर कैसा है, लचीले बहाव के लिए सक्षम है। इसीलिए ये क्या है, इसका ये व्याख्या भी सही है। कथन ए और आर दोनों ही सही हो जाएंगे, साथ में इनकी व्याख्या करेक्ट हो जाएगी। ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए। अधिकांश परिवर्तन जो वादी भूगोलवेत्ता है इनके अधिक शक्तिशाली मार्क्सवादी आधार हैं। दूसरा कह रहा है कि जो परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ता होते हैं उन्होंने भूगोल विषय को स्थापित करने में गहन पैठ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन कहीं से भी व्याख्या नहीं हो रही है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। समतापमंडल में ऊंचाई के अनुरूप तापमान में वृद्धि होती है, ठीक कह रहा है ये। तापमान में वृद्धि बता रहा है ये, हाँ ये ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि जो समताप मंडल है इसकी उष्णता मुख्यतः ओजोन अणुओं के द्वारा सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनके विकिरण होता है और उसके द्वारा अवशोषण होता है। इसी के कारण जो समताप मंडल होता है उनका तापमान बढ़ जाता है ऊंचाई के साथ में। ऑप्शन जो ए और आर दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है कि क्यों समताप मंडल का तापमान ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़िए। गैर पारंग जो परंपरागत ऊर्जा है उसके बढ़ते हुए क्रम को व्यवस्थित करना है। बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, छोटे से चलना है बड़े की ओर में, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा सौर्य, हो जाएगा सौर्य के बाद में दूसरे नंबर पर पवन हो जाएगा। तीसरे नंबर पर यहाँ पे आप लोगों का जैविक हो जाएगा, और चौथे नंबर पर सामुद्रिक उष्णता हो जाएगी। ये ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे तीसरे नंबर पर सामुद्रिक उष्णता होगी और चौथे नंबर पर जैविक हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये कुछ सूची दी गई है, भूगोलवेत्ता दिए गए हैं, उनके सिद्धांत दिए गए हैं। बाइडल डीला ब्लॉस इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इंट्रैक्शन थ्योरी दी थी इन्होंने, ये का हो जाएगा फॉर। जीन ब्रून्स ने दिया था सोशल ऑफ डिटर्मिनिज्म दिया था, यानी कि इन्होंने यूनिटियन जो जीन ब्रून्स का ही हो जाएगा सोशल डिटर्मिनिज्म हो जाएगा। कार्ल रिटर ने दिया हुआ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो फ्रेडरिक रेडजेल है इन्होंने टेरेस्ट्रियल होल दिया हुआ है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से प्रशांत महासागर की गल्फ धारा को चुनना है, यानी कि गर्म धारा की ये बात कर रहा है। ओयोसियो है, एल्यूशियन है, क्यूरोसिव है या फिर क्यूराइन हो जाएगा। तो जो
प्रशांत धारा के गल्फ धारा को चुनने के लिए कहा गया, तो ये हो जाएगी क्यूरोसिबो, जो कि ये भी जो गल्फ स्ट्रीम होती है इसी की तरह ये भी गर्म है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ताइवान है। ताइवान में जो फॉर्मूसा फॉर्मूसा से लेकर के रिक्यू द्वीप तक प्रवाहित होती है। यह धारा अटलांटिक की फ्लोरिडा धारा है, उससे समांतर रखती है। इसका तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड तथा लवणता यहाँ पे 35 ppm होती है। आगे बढ़िए, यहाँ पे आप लोगों के जो पैराग्राफ दिया गया है इसको पढ़ लेंगे और पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, काफी बड़ा पैराग्राफ दिया गया है, पढ़ना बैठ करके आराम से। चलिए, नेक्स्ट पेपर देखिए, यहाँ पे जो दिसंबर 2006 में हुआ था, इसको भी आज ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आलस में नहीं आएंगे, कंप्लीट करेंगे, भागिएगा नहीं। पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो उत्तरी ध्रुव है अंटार्कटिक महासागर के अंतर्गत अवस्थित है, जबकि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसके अंतर्गत है। सॉरी, यहाँ पे आर्कटिक महासागर पढ़िएगा, मैंने अंटार्कटिक पढ़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस तथ्य का उपयोग समर्थनकारी तर्क रूप से करता है? कौन सा यहाँ पे काम कर रहा है? थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है, या फिर कॉन्वेंटिव थ्योरी हो जाएगी, या फिर टेट्राहेड्रल थ्योरी हो जाएगी। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल थ्योरी इन्होंने इस तरीके से दी हुई है। इसमें ये आर्कटिक की बात कर रहा है, यहाँ पे अंटार्कटिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या पढ़िए इसकी। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर के अंतर्गत अवस्थित है, जबकि जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिक महाद्वीप है। टेट्राहेड्रल थ्योरी है, इस तथ्य को उपयोग समर्थनकारी तर्क है। ज्यामिति के आधार पर जो महाद्वीप है और महासागर है इनकी उत्पत्ति समस्या के निदान के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है। इनमें ईली ब्यूमॉन्ट है, पेंटागोनल डेडिकोडल जो परिकल्पना दी थी, पहला प्रयास इन्होंने किया था। परंतु ज्यामितीय सिद्धांतों पर लोथियन ग्रीन ने दी थी चतुष्फलकीय सिद्धांत परिकल्पना, इनमें इन्होंने बताया हुआ था। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आप लोगों को ठीक है यहाँ से पूछा गया है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा किसने कौन सी परिकल्पना दी हुई है। ठीक है, ज्यादातर परिकल्पनाओं से उनके नाम पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के उदाहरण पूछे गए हैं, ये कैसे हैं? तो ये हो जाएंगी आपकी पूर्ववर्ती नदियां हो जाएंगी, यानी कि हिमालय पार की नदियां। हिमालय बनने से पहले इनका निर्माण हो चुका था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। ठीक है, हिमालय को काट करके इन्होंने फिर से अपना रास्ता बना लिया। आगे बढ़िए, जो दो अनुक्रमिक ज्वार हैं उनके बीच का औसत समय अंतराल पूछा गया है। तो यहाँ पे 12 घंटे 26 मिनट होता है। रट गया होगा आप लोगों को, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस स्थान को निर्धारित करने का जो अक्षांश है और देशांतर दोनों को जानना आवश्यक है। स्थानीय समय के लिए, उच्चता के लिए, मानक समय या फिर अवस्थिति है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवस्थिति हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, क्षोभमंडल वायुमंडल का वह निचला भाग है जिसमें बादल छाए होते हैं, तूफान उठते हैं, मौसम जन्य घटनाएं घटित होती हैं। सही कह रहा है ये। आगे कह रहा है कि क्षोभमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ में घटता है, ये भी सही कह रहा है, लेकिन कहीं से व्याख्या तो नहीं है, दोनों ही तथ्य अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा बी हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ ये बात कर रहा है क्षोभमंडल के तापमान की और वहां पे कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं इसकी, और दूसरी तरफ में ये तापमान घट रहा है, घटने का कारण नहीं बता रहा है, या फिर यहाँ पे जो मौसम जन्य घटनाएं होती हैं इनका भी वो कारण नहीं बता रहा है, तो इसलिए दोनों अलग हो जाएंगे। आगे बढ़िए, कारण कह रहा है कि जो कम घनत्व वाली तथा फलस्वरूप उत्प्लावन होने के कारण समुद्री तलें सबडक्शन जोन के मेंटल में धकेली नहीं जाती हैं। सॉरी, हमने तो यहाँ पे रीजन पढ़ा हुआ है, असरसन तो पढ़ा ही नहीं गया है। समुद्री जो तल होते हैं महाद्वीप तल से कम पुरानी होती हैं। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि जो कम घनत्व वाली तथा फलस्वरूप उत्प्लावक होने के कारण समुद्री तलें सबडक्शन जोन के मेंटल में धकेली नहीं जाती हैं, इसीलिए वो क्या होती है? समुद्री तलें नई होती है महाद्वीपों से, महाद्वीपों की अपेक्षा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हो जाएंगे और इनकी व्याख्या भी सही है। ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि जो भूदृश्य है उसके अपरदन को संभव बनाने वाली ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है।
ठीक है। सौर ऊर्जा भूतलीय जल को वाष्पित करता है, जिसमें कि कुछ बाद में वर्षा तथा बर्फ के रूप में पर्वतीय प्रदेशों में गिरता है। ठीक है, यही कारण है इसका। पदम स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य है। इसी के कारण यहाँ पे वर्षा होती है, बर्फ होती है, कई सारी फिनोमिना यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ए और आर दोनों ही सही हो जाएगा, व्याख्या इनकी सही है। ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक लगा करके फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे। भूकंप का प्रभाव अधिकेंद्र के निकट में अधिकतम होता है और यह दूरी के साथ में क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, यानी कि जो भूकंप है इसका प्रभाव कहाँ पे होता है? जो अधिकेंद्र होता है वहां पे अधिक होता है, सबको पता है। दूरी के साथ में यह घटेगा, ये भी पता है। भूकंप के द्वारा जो निष्कासित ऊर्जा होती है उसके आकार एवं प्रकार के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। दोनों सही है, व्याख्या कोई किसी की नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्षेत्रीय रूपांकन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है? किसका किया जाता है? ग्रेविटी पोटेंशियल मॉडल का, रैंकसाइज रूल का, लोस जो सेटलमेंट मॉडल है इनका, या फिर सेंटर प्लेस मॉडल का। तो जो क्षेत्रीय रूपांकन के लिए पूछा गया है, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी, रैंकसाइज रूल का यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है। व्याख्या देख लीजिए। रैंकसाइज रूल है यानी कि कोटी आकार नियम है, और इस ये एक प्रकार का मॉडल है जो कि किसी क्षेत्र की नगरीय बस्तियों के आकार के अनुसार उनके आपसी संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्षेत्रीय संतुलन इनमें से किसके कारण उत्पन्न नहीं होता है? किसके कारण नहीं होता? ये संसाधनों का यहाँ पे विषम वितरण होता है, टिकाऊ आर्थिक विकास चाहिए होता है, संसाधनों का अभाव होता है, या फिर जो प्रौद्योगिकी होती है उसका अभाव होता है। क्षेत्रीय असंतुलन का उत्पन्न नहीं होता है पूछा गया है, तो यानी कि यहाँ पे टिकाऊ आर्थिक विकास होगा तो असंतुलन क्यों होगा? इसको हटा देंगे, बाकी ये असंतुलन के ही कारण है। ठीक है, आगे बढ़िए। नोडल रीजन का परिसीमन किया जाता है स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर, एक रूपता के आधार पर, संसाधन जो आधार है उन पर, या फिर जिनसों के प्रवाह के आधार पर। तो जो नोडल रीजन है इसका परिसीमन स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो नोडल रीजन होते हैं इनमें उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, प्रशासन ये सभी प्रमुख होता है। और ये जो प्रदेश होता है प्रमुख, यहाँ पे आर्थिक गतिविधियां होती हैं। सभी आर्थिक गतिविधियां होती है वो इसी केंद्र में होती है। ये काफी इम्पोर्टेंट रीजन होता है, इसीलिए इसको नोडल रीजन कहा जाता है। आगे बढ़िए। लोगों का जो प्रवास है उसका लाभकारी प्रभाव आरंभिक समय में ही रहा है। इनमें से महत्वपूर्ण है, क्या कारण है? विचारों का विस्तरण, भाषा का प्रचार प्रसार, विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी है उनमें नव प्रवणता का प्रचार प्रसार, या फिर ऊपर के जो सभी दिए गए हैं वो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी ही कारण रहे हैं। ठीक है, प्रवास के कारण अपन लोगों को इसका भी लाभ मिला है। हम लोगों ने भी प्रवास किया हुआ है अपने गांव से आगरा के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत में शहरी केंद्रों का जो वर्गीकरण है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी है, क्या हो जाएगा? स्थल है, आकार है, आबादी है, या फिर कार्य है। जो शहरी केंद्र है वहां पे आबादी अब इतनी हो चुकी है कि वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है? महंगाई क्या है, कसौटी क्या है, जमीन की कमी हो रही है। ये सभी किसके कारण हो रही है? क्योंकि वहां पे आबादी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। रैंकशायर रूल में निरंतर दर्जा वाले जो शहर है उनकी जनसंख्या के अनुपात में होती है क्या? लघुत्तम शहर की जनसंख्या, विशालतम शहर की जनसंख्या, मध्य क्रम वाले शहरों की जनसंख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रैंकशायर रूल है इनमें निरंतर जो दर्जा वाले शहर होते हैं इनकी जनसंख्या के अनुपात में होती है जो लघुत्तम शहर की जनसंख्या, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक भूगोल का जनक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा रेड जेल हो जाएगा। इनको ही राजनीतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी व्याख्या देख लीजिए, क्योंकि जो आपके थॉट वाले क्वेश्चन है इनको तो जितना हो सके आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें और उनकी व्याख्या देखें, क्योंकि ये काफी रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन इनमें से बहुत कम बनते हैं। ठीक है, पढ़िए इनकी व्याख्या। जो राजनीतिक भूगोल है इनके जनक कहा जाता है रेड जेल को। राजनीतिक भूगोल राज्य की जो सीमाएं होती हैं यहाँ पे स्थानीय प्रशासन, प्रादेशिक नियोजन ये सभी यहाँ पे संबंधित होते हैं। मानवीय समूह की राजनीतिक स्थितियां होती हैं, समस्या एवं क्रियाओं जो भूगोल होता है उसका महत्व होता है। रेड जेल ने राजनीतिक भूगोल नामक पुस्तक भी लिखी हुई है, इंपोर्टेंट है। रेड जेल का निश्चयवादी दृष्टिकोण रहा था फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका में।
बहुत लोकप्रिय हुआ। एलन चर्चिल सैमुअल इनकी शिष्या रही थी। लेवेंसराम की इन्होंने संकल्पना दी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें कि जीवित प्राणियों का वास होता है या फिर विकास होता है, इसको कहा जाता है, इन्होंने लेवेंसराम कहा था, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि जितने भी थॉट से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के सभी पेपर्स में, चाहे वो ज्योग्राफी का कोई भी पेपर हो, आरपीएससी हो, लेक्चर का हो, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनबीएस, इन सभी में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के थॉट से पूछे गए हैं, उन सभी को अगर आप करना चाहते हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस, उस पर के जा करके देखें। वहां पे अभी मैं इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन कल मैं आप लोगों को यहाँ पे जो थॉट वाले क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो वहां पे भी आप जाकर के देख सकते हैं, और भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करा रही हूँ, उनको भी देख सकते हैं। राजनीतिक भूगोल में रिमलैंड थ्योरी है, इसकी विचारधारा किसकी देन है? स्पाइकमैन की, बर्नर की, या फिर महान एटी की? तो जो स्पाइकमैन है, इन्होंने रिमलैंड थ्योरी दी थी 1944 में। शांति का भूगोल इन्होंने, यानी कि पीस ऑफ ज्योग्राफी, एक पुस्तक लिखी जिसमें कि उन्होंने रिमलैंड सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने जो मैकिंडर है, इनके विचार था, इन्होंने मैकिंडर ने कौन सी थ्योरी दी थी? हृदय स्थल सिद्धांत दिया था। इनके सापेक्ष में इन्होंने रिमलैंड दिया, ठीक है। और जो हृदय स्थल है, इसके इर्द गिर्द में ही रिमलैंड बनता है, जो कि अंशतः महाद्वीप तथा अंशतः महासागरीय होता है, यानी कि महाद्वीप और महासागरीय दोनों ही है। स्पाइकमैन की जो मान्यता है कि हृदय स्थल की तुलना में रिमलैंड क्या होता है? अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। भूगोलवेत्ता दिए गए, उनके सिद्धांत दिए गए हैं, तो ये करिए आप लोग। बाइडल डिला ब्लॉस है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये देखिए आप लोगों का सेम क्वेश्चन रिपीट है, जो कि अभी अपन लोगों ने 2005 में किया है और ये 2006 में आ चुका है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को थॉट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये ज्यादातर रिपीट होते हैं, तो आप लोग इनके लिए सिर्फ और सिर्फ जहां तक हो सके वहां तक पीवाईक्यू सॉल्व करें। चलिए, जो बाइडल डिला ब्लॉस है, इन्होंने क्या दिया हुआ है? इंटरेक्शन थ्योरी दी है, ठीक है। जीन ब्रून्स है, जीन ब्रून्स का है यहाँ पे सोशल डिटर्मिनिंग हो जाएगा, बी का, एक मिनट, तो पूरा ही गायब हो गया। बाइडल डीला प्लस का हो जाएगा इंटरेक्शन, और जिन ब्रून्स का सोशल डिटर्मिनिज्म हो जाएगा। कार्ल लेटर का हो जाएगा यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो फ्रेडरिक रेडजेल है, इनका टेरेस्ट्रियल होल हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो बी होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। वह दार्शनिक दृष्टिकोण जो इस बात का पक्षपात करता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, इसमें कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिविज्म हो जाएगा, फंक्शनलिज्म हो जाएगा, या फिर अस्तित्ववाद हो जाएगा, या फिर व्यवहारिकतावाद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है वस्तुनिष्ठवाद का उदाहरण है, या फिर पॉजिटिविज्म का है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिविज्म होता क्या है? ये एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके अनुसार जो मानव होता है पर्यावरण का दास होता है, यानी कि पर्यावरण का वो दास नहीं होता है। यद्यपि प्रकृति से प्रभावित होता है, तथापि वो अपनी बुद्धि, बल, कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित करता है, प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि अगर वो चाहे तो प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। जो प्रैग्मेटिज्म है, ये एक दर्शन है। इनके अनुसार अर्थ और ज्ञान की परिभाषा उसके अनुभव की भूमिका के संदर्भ में की जा सकती है। इनके कुछ लक्षण भी हैं, जैसे कि वास्तविकता की अपूर्णता होती है, ज्ञान का भ्रमात्मक विचार होता है, वैज्ञानिक पद्धति और परिकल्प निगमनात्मक होता है, ठीक है। जो प्रिग्मेटिज्म भूगोलवेत्ता है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानव तत्व को अधिक महत्व देना होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसल संयोजन का परिकलन के आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर? निवल कृषित क्षेत्र का परसेंट, या फिर सकल का, या फिर इनमें से एक क्षेत्र फसलों का स्तरीकरण हो जाएगा। तो जो फसल संयोजन है, इसका परिकलन होता है एक क्षेत्र, उसमें फसलों का स्तरीकरण, यानी कि कैसे कैसे उसमें फसल है जो कि बोई गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फसल संयोजन का जो संबंध होता है, कोई क्षेत्र विशेष है, उसमें किसी विशिष्ट समय की अवधि में फसलों की संख्या या फिर उनमें विविधता, यानी कितनी फसल कितने टाइम में उसमें की गई है। भारतीय कृषि में जो फसल संयोजन है, उसका बड़ा ही महत्व है, क्योंकि यह फसलों का शुद्ध विचित्रण प्रस्तुत करता है और कृषि के क्षेत्रीकरण के लिए ठोस आधार भी प्रदान करता है, ठीक है। आगे बढ़िए।
झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है? तो ये तो सभी लोगों को रट चुका होगा, झारखंड में है। देश का 90% से जो अधिक कोकिंग कोयला है उसके भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। कोयला धोवनशालाएं सुदामडे एवं जो मोनडी है यहाँ पे स्थित है, ये भी आप याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भूगोल में विकास के परिप्रेक्ष्य में जो प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है उनका सही से अनुक्रम पूछा गया है, तो बता दीजिए सही से अनुक्रम इनका। पहले आएंगे डब्ल्यू बूलरिज हो जाएंगे, इनके बाद में एजे हर्बर्टसन हो जाएंगे, उसके बाद में एलडी स्टैम्प हो जाएंगे और उसके बाद में मैकेंडर हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित सागरों पर विचार करना है। रेड सी है, डेड सी है, बाल्टिक सी है एवं ब्लैक सी है। तो इनका क्या करना है? खारापन यानी कि इनको लवण तक अवरोही क्रम में यानी कि बड़े से छोटे में रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या हो जाएगा? डेड सी जो मृत सागर है इसकी लवणता हो जाएगी 238 पीपीएम है। उसके बाद में आपका लाल सागर आएगा, रेड सी हो जाएगा जिसकी की लवणता 37 से 41 पीपीएम हो जाएगी। ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बाद में बाल्टिक सी हो जाएगी। ठीक है, ये इनकी पीपीएम जो खारापन है लवणता है वो दी गई है। देख लीजिए जो डेड सी है यानी कि जो मृत सागर है इसकी 238 पीपीएम होती है। सबसे ज्यादा बॉन्डशिल की पाई जाती है। ठीक है, रेड सी है, रेड सी की कितनी हो जाएगी? 37 से 41 पीपीएम होती है। ब्लैक सी की 18 पीपीएम होती है और जो बाल्टिक सी है इसकी 15 से 16 पीपीएम होती है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। प्रोजेक्ट टाइगर बांध है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसके नाम से एक सर्वाधिक सघन संरक्षण प्रयास किया गया था। ये कब किया गया था? ये यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1973। रिसोर्सेज ऑन द नोट दे बिकम, संसाधन की यह परिभाषा किसने दी हुई है? बोन्थियोने ने, जिम्मरमैन ने, हॉटसन ने या फिर सिंपल ने? तो ये किसने कहा हुआ है? जिम्मरमैन ने कहा है। हिंदी में अगर आप इसको देखेंगे तो जो संसाधन होते नहीं है उनको बनाया जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? जिम्मरमैन के द्वारा कहा गया है। आगे पढ़िए। पशुपालन वाणिज्यिक पैमाने पर भलीभांति विकसित हुआ है। कहाँ पे हुआ है ये? वाणिज्यिक में। ये देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये टेरियो और स्टेपी क्षेत्र में है। अभी फिलहाल आप लोगों ने 20 मिनट पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है और ये फिर से आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य पूछा गया है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गेहूं के बारे में भी जान लीजिए क्या क्या इनको आवश्यकता चाहिए। मिट्टी इनको दोमट चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। गेहूं के लिए जो तापमान है शुरू में 10 डिग्री चाहिए, नखरे वाला है ये। 15 डिग्री बाद में चाहिए और 20 से 25 डिग्री इनको आवश्यक माना जाता है, यानी कि 10 से लेकर के 25 तक में ये घूमता रहता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? कौन सा हो जाएगा ये? स्वच्छंद यानी कि हथकरघा उद्योग हो जाएगा जो कि स्वच्छंद है। स्वच्छंद उद्योग होता कौन सा है? जिससे कि कहीं भी स्थापित किया जा सके, कच्चे माल स्रोत के पास में लगाना आवश्यक यहाँ पे नहीं होता है, कोई बड़ा वाला उद्योग नहीं होता है। यहाँ पे सिंपल उद्योग है, घर में लगाओ, बाहर लगाओ, जहां पे आप लोगों को सुइटेबल लगे वहां पे लगा लो। ठीक है, आगे बढ़िए। आइसोडापिन का संबंध पूछा गया है। आइसोडापिन जो होता है समान परिवहन लागत की रेखा होती है, इसी को बेबर ने आइसोडापिन कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। बेबर का जो मॉडल है औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, इसमें इन्होंने आइसोडापिन का प्रयोग किया हुआ था। बेबर के अनुसार जो उद्योग है उनको स्थापित करने में वह स्थान उपयुक्त होता है जहां पर जो कच्चा माल होता है उनको एकत्रित करने में परिवहन व्यय, और जो निर्मित माल होता है उसको बाजार तक भेजने वाले जो व्यय होता है उसमें लागत कैसी होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। और जो निर्मित माल होता है उसके विक्रय से प्राप्त जो लाभ होना चाहिए, यानी कि जो आप लोग बेचने के बाद में आप लोगों को जो लाभ मिल रहा है वो अधिकतम होना चाहिए। ये किसने कहा हुआ है? बेबर ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन किसी परिवहन प्रणाली से संबंधित नहीं है? परिवहन प्रणाली से पूछा गया है बॉन का। बॉन की थ्योरी है, डिस्टेंस डीके फंक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट है या फिर सेंट्रल प्लेस थ्योरी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है ये परिवहन प्रणाली से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये किसने दी थी? क्रिस्टोलर ने 1933 में दी थी और ये संबंधित किस पे? कृषि अवस्थिति सिद्धांत पर आधारित है जो कि 1800, ये बॉन का मॉडल है जो कि 1826 में दिया गया था। ये भी परिवहन पर ही आधारित है। आगे बढ़िए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोलाइट प्रजाति प्रधान रूप से पाई जाती है कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में।
ये भी देख लीजिए, फिर से आपका रिपीट क्वेश्चन है। पूर्वी एशिया में, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? पूर्वी एशिया में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। इनमें से किसका संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से है? स्वच्छंद उद्योग का, ये नहीं होगा। व्यवस्थित खेतीबाड़ी का, ये नहीं होगा। अभी अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो जनजातीय लोग होते हैं वो स्थानांतरित खेती क्यों पसंद करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, घुमा के दिया गया लेकिन क्वेश्चन वही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे पढ़िए। मानव के प्रजाति विशेष गुणों का अध्ययन किस किस में किया जाता है? प्रजाति विशेष गुणों का अध्ययन पूछ रहा है ये। जीवाश्म विज्ञान में, समाज शास्त्र में, जल विज्ञान में, या फिर मानव विज्ञान में। जब मानव के विशेष गुण का अध्ययन किया जा रहा है तो वो कहाँ पे पढ़ा जाएगा? मानव विज्ञान में ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हार्टलैंड थ्योरी है, इसका निरूपण किसने किया था? अभी अपन लोगों ने देखा हुआ है, मैककिंटर के द्वारा इसको दिया गया था। 1904 में दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। आर्द्र वातावरण से अनुकूलित जो पौधे हैं उनको कहा जाता है जलोद्भिद। आर्द्र यानी कि गीला है, गीला यानी कि पानी की बात कर रहा है, तो ये पौधे कैसे हो जाएंगे? जलोद्भिद हो जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मरुद्भिद पौधे कौन से होते हैं, इनको भी देख लीजिए। ये कहाँ पे मिलते हैं? गर्म मौसम होता है और शुष्क मौसम होता है, वहां पे ये पाए जाते हैं। इस तरह के पौधों में शुष्कता के सहन करने के लिए अनुकूलतम विशेषताएं होती हैं। ऐसी दशाओं वाले जो पौधे होते हैं उनमें बाष्पीकरण अधिक होता है। पौधों को जेरोफाइटिस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पारिस्थितिकी अनुक्रमण है सामान्यतः जन्म देता है किसको? हैबिटाट को। तो जो पारिस्थितिक अनुक्रमण होता है ये हैबिटाट को ही जन्म देता है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये होता क्या है, इसको देख लीजिए। जब कोई पारिस्थितिक तंत्र है, इसके समस्त पादप प्राणियों का सम्मिलित रूप अध्ययन किया जाता है, उसी को अपन लोग बायोम कहते हैं। बायोम के अंतर्गत एक प्रमुख स्थलीय भाग होता है। समग्र जो पादप होते हैं, प्राणी समुदाय होते हैं, इनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि जो सागरी बायोम है, इसका निर्धारण करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है, इसलिए एक अलग से इनका हैबिटाट बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य को पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था ने अधिकतम प्रभावित किया हुआ है? कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु है, केरल है, पंजाब है, गुजरात है। तो यहाँ पे पेट्रो डॉलर है, इसके लिए गुजरात हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में सबसे अधिक क्या है? कच्चे तेल के भंडार पाए जाते हैं, एवं यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी पेट्रो उत्पाद ने अधिक प्रभावित किया हुआ है। आगे बढ़िए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या का वितरण है, उसका उत्तम रीति से प्रतिनिधित्व इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? जनसंख्या के वितरण का पूछा गया है। तो यहाँ पर डॉट मेथड जो होता है, आप लोगों ने एमए सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो डेटा बनाया होगा, जब आप प्रैक्टिकल का फाइल वगैरह बनाते हैं, तो उसमें आपके जो प्रोफेसर होते हैं उन्होंने बताया होगा कि यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, 5 लाख बराबर एक इंसान को मानेंगे, या फिर 5,000 बराबर एक इंसान को मानेंगे, तो उनका एक डॉट रख दिया जाएगा। तो जो जनसंख्या का वितरण होता है सबसे सटीक या बढ़िया दिखाया जाता है, वो डॉट मेथड के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक डेटा शीट है, इसमें प्रत्यावर्तन मॉडल का उपयोग करने का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है, यहाँ पे जो आश्रित और स्वतंत्र चर होते हैं इनके बीच का सहसंबंध जानना होता है, इसलिए इनका क्या किया जाता है? प्रत्यावर्तन मॉडल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलाइए इन लोगों को, लोग नहीं है ये। ठीक है, बिखराव के किस माप को निम्नतम तथा अधिकतम मान के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है? निम्नतम और अधिकतम मान ये कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अंक गणितीय मान, यहाँ पे रेंज की बात कर रहा है ये। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिखराव का एक माप है, बिखराव का एक माप हो जाएगा, तो ये बात कर रहा है आप लोगों से 3x मीडियन की बात कर रहा है ये। आगे कह रहा है कि यदि वेरिएशन का कोएफिशिएंट वांछित है तो आप कौन से परिसूत्र का उपयोग करेंगे? कौन सा यहाँ पे, यानी कि वांछित पूछा गया है, तो यहाँ पे जो सूत्र लगाएंगे वो x/x इंटू 100 लगाएंगे। आगे कह रहा है कि जो नमूने हैं, नमूने के वेरिएंस तथा मानक विचलन की गणना किस औसत में प्रयोग किया जाता है? औसत में तो यहाँ पे हो जाएगा अंकगणितीय माध्य हो जाएगा ये। ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ये देख लीजिए, बिखराव का किस माप को निम्नतम और अधिकतम, यानी कि रेंज की बात कर रहा है, निम्नतम हो जाएगा और ये अधिकतम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? बीच की जो दूरी होती है उसको रेंज कहा जाता है। एक है यहाँ पे। ठीक है,
डी हो जाएगा, यानी कि ए का थर्ड है, कई में दिया गया है ये बिखराव का एक माप है, यानी कि ये बिखराव का माप का फॉर्मूला है। आगे कह रहा है ये वेरिएशन का कोएफिशिएंट वांछित है, तो आप कौन से परिसूत्र का उपयोग करेंगे, तो इसमें भी आप सूत्र याद रखेंगे एस अपॉन एक्स इंटू 100। नमूने को वेरिएंस तथा मानक विचलन की गणना में किस औसत का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका अंकगणितीय माध्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के देशों में भारतीय रेल नेटवर्क का दर्जा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है। तो जो भारतीय रेल नेटवर्क है इसका दर्जा चौथा है, चौथे स्थान पर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला किसका है वो देख लीजिए, पहला यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में चीन है, उसके बाद में रूस है और उसके बाद में भारत आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। किसका संबंध सूती वस्त्र उद्योग से है, तो यहाँ पे फेमस है अहमदाबाद, इसको आप सभी लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़िए, ये जो मिल है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे क्या मिलता है, सूती वस्त्र मिलता है, ये भी आप याद रख लेंगे। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है, सिंधु नदी के पर है, झेलम पर, सुरु पर या फिर चिनाब पर। यहाँ पे जो कारगिल है ये सुरु नदी के किनारे स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इम्फाल किसकी राजधानी है, इम्फाल किसकी हो जाएगी, यहाँ पे ये मणिपुर की हो जाएगी। सभी की राजधानी देख लीजिए, क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वैसे अब पूछेंगे नहीं, काफी पुराना पेपर है ये। मणिपुर की हो जाएगी इम्फाल, नागालैंड की हो जाएगी कोहिमा, मेघालय की शिलोंग हो जाएगी, और जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी ईटानगर हो जाएगी। ठीक है, मैकमोहन रेखा है किन दो देशों के बीच में पाई जाती है, भारत बांग्लादेश के में, भारत चीन के में, भारत पाकिस्तान के में या फिर फ्रांस एवं जर्मनी के में। तो जो मैकमोहन रेखा पाई जाती है ये भारत और चीन के बीच में पाई जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान है इनके बीच में रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है, ये भी आप याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का 2006 का भी पेपर कंप्लीट है, और उसके बाद में अपन लोग आगे वाले पेपर भी डिस्कस करेंगे। हो सकेगा तो आप लोगों को 9 दिन में कम से कम हम 10 से 12 पेपर तो कंप्लीट करा ही देंगे, कि कहीं से आप लोगों का पेपर छूटे नहीं। ठीक है, धुआं मचा के आना पेपर में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन कैसा लगा जरूर बताएंगे, अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।